डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले फाइलिंग ये फिनिशिंग ऑपरेशन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ग्राइंडिंग देखा, स्क्रैपिंग देखा, उसके बाद लैपिंग ऑपरेशन देखा। ये जो ऑपरेशंस है, इस ऑपरेशंस के अंदर मटेरियल कटिंग होता है अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके, मशीन्स का इस्तेमाल करके। लेकिन इनसे हम लोगों को एक ही आउटपुट मिलता है या रिजल्ट मिलता है, वो होता है एक पर्टिकुलर टाइप का फिनिश, जिसकी वजह से जॉब शाइन करता है, उसका सरफेस स्मूथ लगता है। तो ये जो फिनिश है, इसी को ही मैकेनिकल टर्म्स में सरफेस फिनिश कहा जाता है। ये सरफेस फिनिश करने की अलग अलग मेथड्स है, जिनको हम लोग आज इस लेसन के अंदर, जिसका नाम है सरफेस फिनिश, हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये कितने टाइप्स की है और इन सरफेस फिनिश ऑपरेशंस को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा है। लेकिन इन सरफेस फिनिश जो है, उनको पहचानने का एक तरीका है, और इनको जिस तरीके से पहचाना जाता है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस फिनिश टर्म्स। तो ये जो सरफेस फिनिशिंग टर्म्स है, इन टर्म्स के ज़रिए हम लोग सरफेसेस को जांचते हैं, उनको परखते हैं, और हम लोग उनसे ये पता कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से, कौन से मेथड के ज़रिए फिनिशिंग दी गई है। या फिर किसी मेथड के ज़रिए हम लोग अगर किसी सरफेस को मेंटेन करेंगे या बनाएंगे, तो उसके ऊपर जो फिनिश मिलेगी वो किस तरीके की रहेगी, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा, जो अभी तक हम लोगों ने जाना नहीं था। तो आज हम लोग इस सरफेस फिनिश, ये जो हमारा लेसन है, उस लेसन के अंदर ऐसे बहुत सारे टर्म्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, किसी भी मशीन की एक्यूरेसी जो होती है, मूवमेंट जो होती है, उन मूवमेंट्स को और उसकी एक्यूरेसी को बरकरार करने के लिए या बरकरार रखने के लिए, जैसा है वैसा रखने के लिए, उनके मूविंग होने वाले जो भी पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर इजीली स्लाइड होने लायक एक फिनिश दी जाती है, और उसी को हम लोग सरफेस फिनिश कहते हैं। जिसकी वजह से उन सभी मशीन्स की या यंत्रों की जो कार्य क्षमता है, वो एक निर्धारित लेवल तक या तय किए हुए मात्रा तक क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जिसकी वजह से हम लोगों को रिक्वायर्ड जो फिनिश होती है, वो फिनिश उन मशीन के ज़रिए हमारे जॉब के ऊपर मिल जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो टर्निंग, मिलिंग, शेपिंग और ग्राइंडिंग, इनके द्वारा जो भी हम लोगों को सरफेस मिलती है, उनके ऊपर का जो सरफेस का टेक्सचर होता है, ये देखने के लिए अलग अलग होता है। और यही सरफेस टेक्सचर्स, सरफेस के जो टेक्सचर्स है, उन्हीं को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन ये जो सरफेसेस हम लोगों को मिलते हैं इन अलग अलग ऑपरेशंस के ज़रिए, उनके ऊपर के जो लेयर्स है, नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको मैग्नीफाइन करके देखना पड़ता है। तो उस टर्म्स के बारे में हम लोग इस क्लासेस के अंदर सीखने वाले हैं। उन रेगुलरिटीज़ जो होती है, इरेगुलरिटीज़ जो होती है, और रेगुलरिटीज़ जो होती है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इरेगुलरिटीज़ को रेगुलरिटीज़ में कैसे डिफाइन किया जाता है सरफेस के ऊपर के। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और जो टर्म्स है वो देखेंगे। सो फर्स्ट, सरफेस फिनिश, ये लेसन चालू करने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि सरफेस फिनिशेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, या इम्पोर्टेंस क्यों रखा जाता है किसी भी जॉब में। मशीन्स के ऊपर सरफेस फिनिश करने के क्या फ़ायदे हैं, या उसके इम्पोर्टेंस क्या है देने के। तो चालू करते हैं उसके बारे में। तो एडवांटेजेस ऑफ सरफेस फिनिश अगर हम लोग देखेंगे, तो उसके आगे दिए हुए बेनिफिट्स होते हैं। पहला जो है, ये फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से पार्ट्स की लाइफ बढ़ती है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग या अच्छा फिनिशिंग की वजह से सरफेस जो होते हैं वो स्मूथ बन जाते हैं। इसकी वजह से उन दो मेटिंग होने वाले पार्ट्स के अंदर फ्रिक्शन कम हो जाता है। जितना अच्छा फिनिश, उतना कम फ्रिक्शन। सो पार्ट जो है, दूसरा जो है, वो पार्ट्स कम घिसते हैं। मतलब क्या है कि पहले में हम लोगों ने देखा, घर्षण कम होता है तो फ्रिक्शन कम होगा, तो पार्ट भी कम घिसेंगे। तीसरा क्या है, तो मशीन का स्पीड बढ़ता है। सरफेस स्मूथ होने की वजह से पार्ट्स ज़्यादा घिस के नहीं चलते, स्मूथ हो जाते हैं, तो इसीलिए वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। अगर इनके बीच में
हम लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से ये सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। मशीन का स्पीड बढ़ेगा, मशीन का लाइफ बढ़ेगा, और लुब्रिकेंट जो है जिसको हम लोग मशीन के रखरखाव के लिए या पार्ट्स के इजी स्लाइड होने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए, हीट कम करने के लिए डालते हैं, वो कूलेंट भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से बहते हुए जा सकते हैं। जिसका बेनिफिट ये होगा कि हम लोगों को किसी एक ही जगह पे उन लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करना है, दूसरी जगह पे ये आराम से मशीन के मूवमेंट के साथ में ही फ्लो हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द क्लीन सरफेस और स्मूथ और फिनिश्ड सरफेस। तो ये चीज़ है, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है, लुब्रिकेंट्स को सर्कुलेट किया जाता है, कूलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती पार्ट्स को, मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, और पावर जो है वो पावर भी बची रहती है। मतलब क्या है कि जब मशीन के पार्ट्स के बीच में फिनिशिंग जितना कम होगा उतना उसके अंदर रफनेस बढ़ेगा, और सरफेस का रफनेस ये क्या करेगा, फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। तो मशीन के पार्ट्स को चलने के लिए ज़्यादा ताकत की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब ही पावर, ये ज़्यादा कंज्यूम की जाएगी, खर्च होगी। और अगर वही पार्ट्स ज़्यादा स्मूथ रहेंगे, फिनिश्ड रहेंगे, तब वो एक दूसरे के ऊपर बिना किसी फ्रिक्शन के स्लाइड कर सकेंगे, जिसका बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे कम पावर लगेगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल पावर के लिए लगने वाली लागत कम होने की वजह से आपको वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। ये सरफेस फिनिश के कुछ बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से मशीन के पार्ट्स के ऊपर या कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर सरफेस फिनिश ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किए हुए जॉब को मैग्नीफाइन करने के बाद किस तरीके से दिखता है, उसका एक टेक्सचर यहाँ पे दिखाया गया है फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में। अगर हम लोग देखेंगे तो इन सरफेस फिनिश के कुछ टर्म्स है, जिस टर्म्स के जरिए हम लोग सरफेस फिनिश को इंडिकेट करते हैं या बताते हैं, जैसे कि फ्लो, ले डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ये ले डायरेक्शन हम लोगों को टूल के चलने की दिशा दिखाता है। वेवनेस हाइट, वेवनेस का मतलब क्या है, जब टूल चलता है तो एक टाइप का मार्किंग करता हुआ चलता है, तो जहाँ पे एक साइड ऊपर की तरफ उठती है तो दूसरी साइड नीचे की तरफ जाती है, जो हिल के नाम से जानते हैं, और नीचे की तरफ वाला साइड को वैली के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी, वैली का मतलब क्या है, खाई या दरी। तो ये यहाँ पे इंडिकेट किसको करता है, तो हिल को इंडिकेट करता है। ये नीचे वाला सेक्शन किसको, तो वैली को इंडिकेट करता है। फिर जो रफनेस की विड्थ होती है उस विड्थ को यहाँ पे दर्शाया गया है किस तरीके से, वेवीनेस के विड्थ को दिखाया गया है ये किस तरीके से है। उसके बाद रफनेस की विड्थ को दिखाया गया है, यहाँ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, एक हिल से लेके दूसरे हिल तक की जो दूरी है उसको रफनेस विड्थ कहते हैं। रफनेस हाइट बताई गई है कि जो वैली और हिल है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है या पर्टिकुलर लेंथ होती है, परपेंडिकुलर लेंथ टू द सरफेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रफनेस हाइट कहते हैं। ये कुछ टर्म्स है। इसके साथ में ही ले का डायरेक्शन दिखाया गया है। ले का डायरेक्शन मतलब टूल दी दिशा में फिनिशिंग करने का काम करता है, दैट इज नोन एज अ डायरेक्शन ऑफ ए ले। सरफेस रफनेस बताया गया है। सरफेस रफनेस मतलब ही उसका टेक्सचर होता है, वेवीनेस होता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये टर्म्स है। ऐसे जॉब के फिनिश्ड सरफेस के ऊपर टोटल 12 टर्म्स वर्क करते हैं। उसमें से पहला जो है वो है सरफेस, दूसरा जो टर्म है उसे सरफेस रफनेस कहते हैं, और इसी के दो अलाइड टर्म्स है, जिसको फर्स्ट टर्म, जिसमें से पहला टर्म जो है प्राइमरी टेक्सचर, दूसरा है सेकेंडरी टेक्सचर, उसी को वेवीनेस कहा जाता है। तीसरा जो टेक्सचर है उसको क्या कहते हैं, स्मूथनेस। चौथा जो टेक्सचर है उसको हिल्स एंड वैलीज कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया। वो फिफ्थ नंबर जो है उसको फ्लोज कहते हैं, सिक्स नंबर को ले कहते हैं, सेवन नंबर को सैम्पलिंग लेंथ कहते हैं, एट नंबर को मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज कहते हैं, नाइन्थ को यूनिट ऑफ सरफेस फिनिश कहा जाता है, नंबर 10 जो है उसको प्रोफाइल कहते हैं, 11 को मेन डिवीजन फ्रॉम द मेन लाइन कहा जाता है, और जो लास्ट में है वो सरफेस फिनिश ग्रेड्स है, जिसके बारे में हम लोगों को जानकर लेने। ऐसे कुछ टर्म्स और ग्रेड्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है इस लेसन के अंदर। तो चलिए चालू करते हैं सरफेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे वो दोनों डायग्राम्स हम लोगों ने दिखाए हैं जो आगे हम लोगों ने देखे थे, उनमें से हर एक के डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं।
फ्रॉम सरफेस टू द सरफेस फिनिश ग्रेड। तो ये टोटल 12 टर्म्स है। इन 12 टर्म्स के बारे में यहाँ पे हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो अभी जानते हैं सरफेस के बारे में। तो सरफेस जॉब या किसी पदार्थ की वह सीमा है या बाउंड्री लाइन हम लोग बोल सकते हैं, जो कि किसी एक पदार्थ को या किसी एक जॉब को दूसरे से अलग करती है। सो सरफेस अगर हम लोग देखेंगे तो सरफेस वो चीज़ है जो एक जॉब को दूसरे से अलग बनाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसको कहा जाता है सरफेस रफनेस। सो सरफेस रफनेस की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो सरफेस जो होता है उसके ऊपर कटिंग टूल चलते समय जो फाइन इरेगुलरिटीज या डिफरेंसेस बनाती हुई चलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस रफनेस कहते हैं। मतलब जॉब की सरफेस पर टूल के कटिंग एज जो कि फाइन इरेगुलरिटीज या अगर हम लोग बोलेंगे तो माहिन विषमताएं, मतलब छोटी छोटी एरर्स बनाते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस रफनेस कहते हैं। इस सरफेस रफनेस के दो टाइप्स है इरेगुलरिटीज के। एक है प्राइमरी टेक्सचर्स और दूसरा है सेकेंडरी टेक्सचर्स। प्राइमरी टेक्सचर्स को माइक्रो जियोमेट्रिकल एरर कहा जाता है और सेकेंडरी टेक्सचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेवीनेस। तो वेवीनेस क्या है हम लोगों ने ड्राइंग में यहाँ पे देखा है। तो अभी इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये जान लिया था कि सरफेस रफनेस क्या है। जैसे कि प्रोडक्शंस में ऑपरेशन करते समय जो भी सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज पैदा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस रफनेस कहते हैं। इनको देखकर या फिर छूकर या किसी नुकीली चीज़ से, जैसे कि हमारी स्क्रैबर हो गया या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो सुई नीडल हो गई, इनके मदद से सरफेस के ऊपर रगड़ करने के बाद आवाज़ जो निकलती है उसको महसूस करके इसको बताया जा सकता है कि सरफेस रफनेस कैसा है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग सरफेस रफनेस की तो इसको मापना भी बहुत कठिन है। यह दो टाइप्स के हैं जिसको हम लोगों ने पहले ही देखा था। प्राइमरी टेक्सचर्स। प्राइमरी टेक्सचर्स का मतलब क्या है, तो यह कटिंग टूल की शार्पनेस की वजह से सरफेस पर बनने वाली जो भी टेक्सचर्स है उनको सरफेस रफनेस कहा जाता है या प्राइमरी टेक्सचर्स कहा जाता है। इसकी जो विड्थ होती है ये बहुत कम होती है, इसीलिए इसे माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स भी कहा जाता है। दूसरा जो है ये दूसरा टाइप सेकेंडरी टेक्सचर्स कहलाता है। सेकेंडरी टेक्सचर्स यह मशीन के अंदर किसी भी यांत्रिक खराबी के कारण, यांत्रिकी खराबी के कारण मतलब मशीन के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से जॉब के सरफेस के ऊपर अगर जो टेक्सचर बनेगा उसे सेकेंडरी टेक्सचर कहा जाता है। ये सेकेंडरी टेक्सचर किसकी वजह से होता है, तो मशीन के अंदर होने वाली गड़बड़ियों के कारण, मशीन की खराबियों के कारण यह टेक्सचर्स क्रिएट होता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी टेक्सचर्स कहते हैं। और यह बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो एक वेव के फॉर्म में बनता है और इसी की वजह से ये दिखता भी उन वेव्स की तरह है, इसीलिए इसकी जो लंबाई होती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं और उसका जो दिखावट है उसी की वजह से हम लोग इसको वेवीनेस के नाम से भी जानते हैं। मतलब सेकेंडरी टेक्सचर को वेवीनेस के नाम से भी पहचानते हैं। इस प्रकार की किसी भी मशीन सरफेस पर हम लोगों को रफनेस या वेवीनेस दोनों ही मिल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये है
नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये है स्मूथनेस। स्मूथनेस क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है, स्मूथनेस के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो स्मूथनेस किसको कहा जाता है, किसी जॉब या किसी प्रोडक्ट के सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार का रफनेस मतलब ही खुरदरापन ना मिलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस जॉब की या उस सरफेस की स्मूथनेस। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है हिल्स एंड वैली। हिल्स मतलब पहाड़ी जैसा एरिया, वैलीज मतलब खाई जैसा एरिया। जॉब के ऊपर हिल्स और वैली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये हिल्स और वैली किसकी वजह से बनते हैं, तो जब टूल जॉब के ऊपर चलता है उस समय पे हिल्स और वैली जो है, ये हिल्स और वैली क्रिएट होते हैं। जब कटिंग टूल जॉब को कटिंग करता है तो जॉब के सरफेस पर एक ही दिशा में ऊंची और नीची लाइंस या प्रोफाइल्स बनती है एक लंबाई में। उन्हीं ऊंची और नीची लंब प्रोफाइल को हम लोग क्या कहते हैं, हिल्स और वैली इस नाम से पहचानते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखना है फ्लॉज। किसी भी जॉब की सरफेस पर कहीं कहीं हम लोगों को स्क्रैचेस मिल जाते हैं या कुछ रिजेस मिल जाती है, मतलब कोई दाग धब्बा या फिर लाइन मार्क की हुई, जो कि जॉब के सरफेसेस को या जॉब के सरफेस फिनिश को डल बना देती है। इसी को फ्लॉज के नाम से भी पहचाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ले की। ले क्या है ये हम लोगों को जानना जरूरी है। ले का मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। तो जॉब के सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है या टूल को चलाया जाता है उसी को ले कहते हैं। ले मतलब ही टूल चलने के बाद क्रिएट होने वाला एक डायरेक्शनल टेक्सचर, जिसको हम लोग ले के नाम से जानते हैं। ये ले जो है इसको दर्शाने के लिए अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये ले अलग अलग सरफेस टेक्सचर क्रिएट करता है, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे ले के अलग अलग टेक्सचर्स की, तो यहाँ पे ले के टेक्सचर्स दिखाए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं, ये है पैरेलल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ले। तो ये पैरेलल ले क्या होता है कि जो जॉब के सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाली एज या साइड होती है, उस साइड के साथ में टूल के चलने के बाद क्रिएट होने वाले फिनिश कैसे दिखती है या फिनिशिंग के मार्क कैसे दिखते हैं, तो पैरेलल। इसकी वजह से इसे पैरेलल ले कहा जाता है। दूसरा है परपेंडिकुलर ले। परपेंडिकुलर ले ड्राइंग में यहाँ पे दिखा है उसका सिंबल। एक एज जो है ये सरफेस को दर्शाती है या रिप्रेजेंट करती है सरफेस के रिप्रेजेंट करने वाली एज को। तो जॉब के ऊपर टूल चलने के बाद बने हुए निशान कौन से डायरेक्शन में बने हैं उसको दर्शाने के लिए ये लाइन बनी हुई है। तो ये लाइन कैसे है, तो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वही चीज है, सरफेस जो होता है जॉब का, उस जॉब के सरफेस को या उसके एज को, जो सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ में टूल जब परपेंडिकुलरली चलता है उस समय पे जो यहाँ पे एक टेक्सचर क्रिएट होता है सरफेस के ऊपर, फिनिशिंग टेक्सचर्स, उसी को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर ले। क्योंकि वो उन रिप्रेजेंट करने वाली साइड्स या एजेस के साथ में कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। और उसको किस तरीके से दर्शाया, तो ये सिंबल के साथ में यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है उसको कहा जाता है क्रॉस ले। क्रॉस ले का मतलब क्या है, या फिर एंगुलर ले। मतलब ये है कि जो सरफेस होता है उस सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाली एजेस के साथ में एंगुलरली ये टेक्सचर्स क्रिएट किया जाता है दोनों साइड से।
तब इस तरीके का, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो कौन से डायरेक्शन में चला रहा है, तो जो डायरेक्शन में चला रहा है उस डायरेक्शन में टूल चलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स मार्क क्रिएट हो रहे हैं, डायमंड टाइप मार्क्स क्रिएट हो रहे हैं, और इसी की वजह से इसको एक्स ले भी कहा जाता है। और इस एंगुलर ले को दर्शाने के लिए एक्स का सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है एंगुलर ले को इंडिकेट करने के लिए। तो ये किस तरीके से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे वो सिंबल के साथ में दिखाया गया है, सिंबल के एक साइड में एक्स कैपिटल जो है उसको दिखाया गया है। उसके बाद मल्टी डायरेक्शनल ले है जिसको एम लेटर से दर्शाया जाता है, इंग्लिश कैपिटल लेटर एम से दर्शाया जाता है। ये मल्टी डायरेक्शनल है, इसका मतलब क्या है, जो सरफेस होता है जॉब का या कंपोनेंट का, उसकी एज के साथ में, मतलब रिप्रेजेंट करने वाली एज के साथ में, जैसे यहाँ पे वो एज का लाइन दिखाया गया है, देखो ये सिंबल के नीचे जो एज दिखाई गई, लाइन दिखाई दे, वो एज या रिप्रेजेंट करने वाले साइड को दिखा रहे हैं, तो उसके साथ में उसका ये कैसा है ले का डायरेक्शन वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये मल्टी डायरेक्शनल है, इसका मतलब टूल हर किसी जगह से फिनिशिंग का काम कर रहा है, टूल हर किसी जगह से चल रहा है। तो इसके ऊपर जो टेक्सचर मिलेगा उस टेक्सचर को आप बता नहीं पा सकते या हम बता नहीं सकते वो कौन से डायरेक्शन से बना हुआ है। ये मल्टी डायरेक्शनल ले होते हैं, इसको कहा जाता है मल्टी डायरेक्शनल ले, मतलब अलग अलग दिशा से वो टूल चला है उसके मार्क्स इसके ऊपर मिलेंगे। उसको दर्शाने के लिए कैपिटल एम लेटर का इस्तेमाल किया जाता है बिहाइंड दिस सिंबल, इस तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है यह है सर्कुलर ले। इसको ही सर्कुलर ले या सेंटर ले के नाम से भी पहचाना जाता है। यह हमेशा जॉब के सेंटर से और जॉब के डायमीटर से, मतलब उसकी मोटाई से क्या करता है, तय होता है। उसको कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल इन टेक्सचर्स को लेथ वर्क में इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये ले रेडियल ले के नाम से जाना जाता है। रेडियल मतलब ही इसके अंदर जॉब का जो रेडियस है उसको कंसीडर किया जाता है। उसको दर्शाने के लिए आर सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है या कैपिटल आर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और उसको सिंबल के पीछे इस तरीके से दिखाया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल ये ले जो है, ये जब हम लोग किसी जगह पे सर्कुलरली फिनिश करने का काम करते हैं, मतलब फिनिशिंग देने वाला टूल सर्कुलरली चल के वो फिनिश करता है, तो उस समय पे ऐसा टेक्सचर्स क्रिएट होता है जॉब के सरफेस के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे लैपिंग ऑपरेशन में मशीन के द्वारा किसी सर्कुलर प्लेट के ऊपर इस तरीके से अगर हम लोग फिनिशिंग देने का काम करेंगे तो इस तरीके का टेक्सचर्स हम लोगों को मिलता है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए सिंबल के पीछे कैपिटल आर लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेज जो है उन लेज को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स में आते हैं अलग अलग जगह पे। तो ले क्या है ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अभी हम लोगों को जानना है सैंपल लेंथ के बारे में। तो सैंपल लेंथ किसको कहते हैं? सैंपल लेंथ को ही कट ऑफ लेंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो सैंपल लेंथ क्या है? किसी भी सरफेस के ऊपर की ऐसी लेंथ जिसके जरिए हम लोग सरफेस के ऊपर जो भी इरेगुलरिटीज है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम लोग सैंपल लेंथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। अगर हम लोग बात करेंगे तो सैंपल लेंथ जो होती है, तो सैंपल लेंथ के बीच में जो दूसरी अनियमित रेखाएं बनी हुई रहती है या लेंथ या हाइट बनी हुई रहती है, उनके बीच की जो दूरी होती है या डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। क्योंकि वो इरेगुलर होती है। अगर इक्वल ही कोई टूल काम कर रहा है और वो सही तरीके से कटिंग का काम करता है, उस समय पे रेगुलर ये हाइट्स हम लोगों को मिलती जाएंगी, बराबर है। ये हिल्स और वैली एक साइज में मिलेंगे। लेकिन अगर इनके अंदर इरेगुलरिटीज रहेगी, तो जैसे कि कोई एक पॉइंट ऊपर है और दूसरे दो पॉइंट नीचे और तीसरा पॉइंट पहले वाले पॉइंट के साथ में समांतर है और बाकी सभी उसी के जैसे ही इक्वल है हाइट में, तो इसका मतलब क्या रहेगा
कि वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ है, तो उन इरेगुलरिटीज़ को कैसे कंसिडर किया जाता है? तो जो सैंपल लेंथ है, उस सैंपल लेंथ के बीच में या उनके मध्य में जो ऐसी रेखाएं बनी हुई है जो कि हाइट में इरेगुलर है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उन डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज कहा जाता है, क्योंकि वो इरेगुलर बन जाती है हाइट के अंदर। और उसको आर मैक्स, इसमें आर कैपिटल होता है, और उस आर का जो लाइन होता है उसके नीचे उसको साइड में मैक्स करके लिखा जाता है। तो मैक्सिमम आर मैक्स, इस वर्ड से उसको दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, या इस सिंबल से उसको इंडिकेट किया जाता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज को। नेक्स्ट जो है वो है यूनिट ऑफ सरफेस फिनिश। तो सरफेस फिनिश जो है, इस सरफेस फिनिश को अलग अलग माध्यम से मापा जाता है। तो उसको मापने के लिए हम लोग जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं, या कुछ लोग उसको माइक्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सरफेस फिनिश होती है ये माइक्रोन में मापी जाती है। तो एक माइक्रोन मतलब ही 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 10, प्रोफाइल। प्रोफाइल किसे कहते हैं? प्रोफाइल वो चीज़ है जो किसी भी सरफेस की रूपरेखा को, उस सरफेस का प्रोफाइल कहते हैं। मतलब सरफेस की प्रोफाइल को दर्शाता है। सरफेस की प्रोफाइल मतलब उसका जो टेक्सचर है उसी को क्या कहा जाता है? सरफेस की प्रोफाइल कहा जाता है। उसकी रूपरेखा मतलब वो कैसा बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं? सरफेस की प्रोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है ये है पॉइंट नंबर 11, मेन डिवीजन फ्रॉम द मेन लाइन। मेन डिवीजन फ्रॉम द मेन लाइन, मध्य रेखा से हुआ डेविएशन, मध्य लाइन से हुआ डेविएशन। अगर हम लोग बात करें किसी सैंपल लेंथ के बारे में, तो किसी सैंपल लेंथ के लिए मिडल लाइन जो होती है, इनके प्रोफाइल के जो पॉइंट्स होते हैं, इनके बीच के जो डिस्टेंस होती है या दूरी होती है, ये अगर हम लोग कंसिडर करेंगे H1, H2, H3 से लेके Hn तक, मतलब हम लोगों को पता नहीं है, इसके लिए Hn दिखाया गया है, वहाँ पे मैंने लिखा है। तो Hn तक हम लोग उसको कंसिडर करेंगे इन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स। प्रोफाइल के जो पॉइंट्स है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग H1, H2, H3 सो Hn तक हम लोग दिखाते हैं। तो अगर इनका एवरेज हम लोग काउंट करेंगे तो उस एवरेज काउंट को या डिफ्लेक्शन को या डेविएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेन डिवीजन ऑफ द मेन लाइन। और इसको दर्शाने के लिए आर ए, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है रेड कलर से, ये लिखा हुआ है आर ए। तो ये जो डेविएशन होता है, मेन डेविएशन फ्रॉम द मेन लाइन, ये आर ए से दिखाया जाता है। ये आर ए क्या है उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि माइक्रोन्स में या माइक्रो मिलीमीटर्स में हम लोग क्या करते हैं, तो सरफेस के फिनिश टेक्सचर्स को बताते हैं। वैसे ही ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में भी माइक्रो इंच में इन टेक्सचर्स को बताया जाता है। 1 माइक्रो इंच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करेंगे तो 0.0000001 इंच, इतनी उसकी एक्यूरेसी होती है, या इतने एक्यूरेसी में उसको बताया जाता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में। तो हम लोगों ने देखा कि सरफेस फिनिश क्या है, क्या बेनिफिट्स है। घर्षण कम होता है, पार्ट्स कम घिसते हैं, मशीन का स्पीड बढ़ जाता है हायर फिनिश की वजह से, मशीन की लाइफ बढ़ती है बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट्स इजीली फ्लो होते हैं, हीट जनरेट नहीं होती है,
सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जिसकी वजह से सरफेस फिनिश टर्म्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है और अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग टाइप की सरफेस फिनिश जॉब्स के ऊपर दी जाती है। तो जितनी ज़्यादा सरफेस फिनिश अधिक होगी उतनी उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये जो सरफेस फिनिश है वो सरफेस फिनिश अलग अलग ग्रेड्स में बनाए गए, ये टोटल 12 ग्रेड्स है जिसके बारे में हम लोगों को आगे जाके जानकारी हासिल करनी है। तो ये ध्यान में रखना है, जो सरफेस फिनिश ग्रेड्स है उनको इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार या बीआई स्टैंडर्ड के अनुसार आर ए से दिखाया जाता है, आर ए मान से बताया जाता है। ये 12 टाइप्स में आते हैं। सो आर जेड और आर ए, आर जेड का मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड में अगर बताना है तो आर जेड का इस्तेमाल किया जाता है और मेट्रिक में बताना है तो आर ए का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो इन फिनिशिंग ग्रेड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो फिनिशिंग ग्रेड कौन से है। इन्हीं फिनिशिंग ग्रेड को हम लोग सरफेस रफनेस ग्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक साइड में रफनेस वैल्यू जो है उन रफनेस वैल्यू को दर्शाया गया है माइक्रॉन्स में या माइक्रो मिलीमीटर्स में, और यहाँ पे उनके रफनेस ग्रेड का नंबर दिया हुआ है और वो कौन से सिंबल से दर्शाए जाते हैं वो दिखाया है। कुछ जगह पे इन्फिनिटी की जगह पे ए लिखा हुआ रहता है, कुछ जगह पे ये सिंबल खाली इंडिविजुअली दिखा हुआ रहता है, कुछ जगह पे पैरेलल और इन्फिनिटी दोनों सिंबल्स में दिखाए हुए रहते हैं। सो अलग अलग कंपनीज उसको अलग अलग तरीके से बनाती है, लेकिन इनके जो वैल्यूज होते हैं माइक्रॉन्स में वो सेम मिलर रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे N1 तो उसकी वैल्यू है 0.025 माइक्रॉन्स, N2 की फिनिश वैल्यू है 0.05 माइक्रॉन्स, N3 में 0.1 माइक्रॉन्स, N4 में 0.2 माइक्रॉन्स, N5 में 0.4 माइक्रॉन्स, N6 में 0.8 माइक्रॉन्स, N8 में 1.6 माइक्रॉन, N9 में 3.2 माइक्रॉन्स, N10 में 6.3 माइक्रॉन्स, N10 में दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे रफनेस सिंबल की, ये नेक्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग को 12.5 माइक्रॉन्स मिलते हैं। N11 में 25 माइक्रॉन्स, N12 में 15 माइक्रॉन्स तक की फिनिश हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। इस चार्ट के अंदर सभी टाइप्स के फिनिशिंग ग्रेड्स को क्या किया गया है, दिखाया गया है या उसकी रफनेस वैल्यू को बताया गया है माइक्रॉन्स के अंदर, और उन सिंबल्स को कौन से डायरेक्शन से दिखाया जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों को अगर ये 4 ट्रायंगल्स यहाँ पे दिखाए हो तो हम लोगों को पता चलना चाहिए कि N1 टू N3 टाइप के ये क्या है फिनिशिंग सिंबल से। लेकिन ये N1 N2 N3 ये अलग अलग ऑपरेशन से मिलते हैं फिनिशिंग्स। तो ये जो रफनेस ग्रेड्स है उनके हिसाब से ये माइक्रॉन्स में हम लोगों को फिनिशिंग मिलती है। तो ट्रायंगल अगर खाली दिखाए तो हम लोगों को पता चलना चाहिए N1 टू N3 तक के रफनेस सिंबल से, जिनकी वैल्यू 0.1 से 0.025 तक हो सकती है। उसके बाद N4 टू N6 के लिए ये 3 ट्रायंगल्स है, N8 टू N10 के लिए 2 ट्रायंगल्स दिखाए गए हैं। ओके, उसके बाद 10 और 11 के लिए एक सिंगल ट्रायंगल दिखाया गया है, और जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी उसके लिए क्या दिखाया गया है, ट्रायंगल की जगह पे हम लोगों को पैरेललिटी का सिंबल और इन्फिनिटी दोनों का सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ जगह पे इसकी जगह पे ए भी लिखा हुआ रहता है। ये जो है ये ग्रेड्स हम लोगों ने यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जब सरफेस फिनिश का नंबर दिया जाता है तो उसके साथ सैंपलिंग लेंथ को दिखाना जरूरी होता है। जब सैंपलिंग लेंथ 0.8 मिलीमीटर पर N7 ग्रेड का मिलिंग ऑपरेशन करना है तब मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए या मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 0.25, 0.8 और 0.8 और 2.5 मिलीमीटर स्पेसिंग या सैंपलिंग लेंथ जो होती है वो सैंपलिंग लेंथ क्या कही जाती है, सही मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल्स की तो ये जानना ज़रूरी है कि इन ट्रायंगल्स के अंदर जो एक सिंगल ट्रायंगल है वो 40 टू 80 माइक्रॉन्स को दर्शाता है,
उसके बाद दो ट्रायंगल जो है जो 16 टू 40 माइक्रॉन्स को दर्शाते हैं, तीन ट्रायंगल जो है ये 16 माइक्रॉन्स को दर्शाते हैं, और चार ट्रायंगल जो है, ये चार ट्रायंगल्स 16 से कम माइक्रॉन्स के सरफेस फिनिश को इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जो ये इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ये इन्फिनिटी का साइन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सरफेस फिनिश 50 से 18 माइक्रोन के ऊपर या 80 माइक्रोन से अधिक है, ऐसा हम लोग कहते हैं। सो अलग अलग सिंबल्स को वहाँ पे इस्तेमाल के लिए या अलग अलग सिंबल्स को सरफेस फिनिश को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से ये ट्रायंगल्स है, और उनको कितने माइक्रॉन्स की फिनिश उन ट्रायंगल्स को दर्शाने के बाद या उन ट्रायंगल्स को दर्शाया है तो कितने माइक्रॉन्स के फिनिश को वो इंडिकेट करते हैं, वो यहाँ पे हम लोगों को पता चला है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इन सरफेस ग्रेड्स को दिखाते समय जो सिंबल्स इस्तेमाल में लाते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आर ए वैल्यू निकाली जाती है, आर ए वैल्यू जो होती है ये मेन डिवीजन फ्रॉम द मेन लाइन, इसके ऊपर से निकाली जाती है। और उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो बिंदुओं की दूरी होती है सरफेस के ऊपर की, ये H1, H2, H3 और Hn से क्या की जाती है, बताई जाती है। तो उसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक बार आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सो आर ए का वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो इन बिंदुओं का डिफरेंस जो है, जो मैंने बताया था H1, H2 से Hn तक, तो मेन डिवीजन फ्रॉम द मेन लाइन के जो ये बिंदु होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है उनको इस तरीके से बताया जाता है कि आर ए वैल्यू को निकालने के लिए H1 प्लस H2 प्लस Hn तक जितने भी वैल्यूज होंगे उनको ऐड किया जाता है, डिवाइड बाय क्या किया जाता है यहाँ पे, डिवाइड बाय n किया जाता है। n मतलब ही क्या है, सैंपल लेंथ, और या फिर सैंपल लेंथ पर जो भी डिवाइडेशन किए हुए रहते हैं उसको जितने में विभागा जाता है या डिवाइड किया हुआ रहता है, वो डिवाइडेशंस पार्ट जो है, डिवाइडेशन पार्ट्स या कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, उन पार्ट्स का जो नंबर ऑफ पार्ट्स है, वो नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब उसका वो वैल्यू कितने पार्ट्स है वो वहाँ पे लिखना है। एल उसको इंडिकेट करता है, उन पार्ट्स को एन इंडिकेट करता है, वो पार्ट्स यहाँ पे डालने हैं एन की जगह पे। तो आपको H1 से लेके Hn तक जो भी डिस्टेंस है उसको ऐड करना है, डिवाइड बाय एन करना है। एन मतलब उन सैंपल लेंथ को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उन पार्ट्स के नंबर, मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 5 कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है वो काउंटिंग यहाँ पे आना चाहिए, तभी आपको आर ए का वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग देखेंगे इस डायग्राम के अंदर तो सरफेस फिनिश को दर्शाने के लिए यहाँ पे ये सिंबल बताया गया है, जहाँ पे अलग अलग लेटर्स दिखाए गए, जैसे यहाँ पे ए है, ई है, डी है, सी ब्रैकेट में एफ लिखा गया है और यहाँ पे बी लिखा गया है। इनकी क्या डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनको किस तरीके से कहा जाता है या बताया जाता है। तो अगर हम लोग डायग्राम को अच्छी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें इंडिकेट की गई है, जैसे कि बी, ये बी क्या दर्शाता है, तो उत्पादन या प्रोडक्शन जो है उसकी मेथड, उसके ऊपर कौन से टाइप का कोटिंग किया गया है वो ये दर्शाता है, बी लेटर की जगह पे उसे लिखा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ए की, तो ए मतलब क्या है, तो रफनेस जो है उस रफनेस का माइक्रॉन्स में वैल्यू जो होती है वो वैल्यू बताई जाती है ए की जगह पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सी की, सी मतलब सैंपलिंग लेंथ। उसके बाद डी, यहाँ पे डी का मतलब होता है ले का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ ले, क्या वो पैरेलल है, क्या वो परपेंडिकुलर है, उसके हिसाब से वो सिंबल वहाँ पे आएगा डी की जगह पे। ई का मतलब क्या होता है, तो मशीनिंग अलाउंस कितना दिया गया है वो वहाँ पे दिखाया जाता है, ई की जगह पे उसकी वैल्यू दी जाती है मशीनिंग अलाउंस की। एफ क्या है, एफ सी के बाद में एफ को ब्रैकेट में लिखा गया है, तो ब्रैकेट में एफ लिखने का मतलब क्या है,
अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा कोई रफनेस वैल्यू जॉब के ऊपर वर्क कर रहा है या अदर अदर टाइप का कोई रफनेस जॉब के ऊपर बनाया गया है या अप्लाई हुआ है, तो उस रफनेस की वैल्यू को वहाँ पे एफ की जगह पे लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। सो ये जो लेटर्स है, ये लेटर्स अलग अलग वैल्यूज को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जैसे कि इन ड्राइंग्स के अंदर हम लोगों ने दिखाने का काम किया है। सो इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से जानकारी दी है। तो रिप्रेजेंटिंग सरफेस सिंबल जो है, उन सिंबल्स को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो रिप्रेजेंटिंग सरफेस फिनिश सिंबल्स कुछ यहाँ पे दर्शाए गए हैं। सो अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर वाले सिंबल की, जो मैं एरो से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये क्या दर्शाता है, ये बेसिक सिंबल है। और किसी टाइप का हम लोगों को किसी अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है जॉब के ऊपर, तब इसको दर्शाया जाता है। इसको अलग शीट के ऊपर बनाया जाता है और अलग शीट के ऊपर बना के अलग नोट के साथ में इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है, इस सिंबल को बताया जाता है मशीनिंग की हुए सरफेस के लिए। सो मशीनिंग किया हुआ सरफेस दर्शाने के लिए इस सिंबल को इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट सिंबल जो है, जहाँ पे ऐसे करके मिल्ड करके लिखा है, यहाँ पे ये सिंबल जो है, ये प्रोडक्शन दिखा रहा है जो मिलिंग के साथ में बन रहा है या मिलिंग का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। तो उसको या मिलिंग मशीन से होने वाले प्रोडक्शन को इस तरीके से दर्शाया जा रहा है, या सरफेस फिनिश को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि ये मिलिंग से बन रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पे सिंबल बना हुआ है जिसके बाजू में लिखाया गया है 2.5। तो ये क्या दर्शाता है, यहाँ पे ये सिंबल हम लोगों को बताता है कि जॉब की सैंपलिंग लेंथ जो है ये कितनी है, 2.5 मिलीमीटर्स। फिर यहाँ पे जो सिंबल है उसके बाजू में परपेंडिकुलर का एक लाइन बना हुआ है, तो ये डायरेक्शन ऑफ ले बता रहा है कि परपेंडिकुलर टू द बेस, मतलब ले के डायरेक्शन को दर्शाने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से। और वो कहाँ पे बनाया जाता है, तो हमेशा सिंबल को ए साइड में, इस साइड में बनाया जाता है दर्शाते समय। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फिगर में, तो ये मशीनिंग अलाउंस दर्शा रहा है। ये कितना मशीनिंग अलाउंस दर्शा रहा है, तो ये मशीनिंग अलाउंस बता रहा है कि ये 2 mm मशीनिंग अलाउंस है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये रफनेस वैल्यूज़ को इंडिकेट करते हैं। तो मैक्सिमम, इसके अंदर मैक्सिमम रफनेस वैल्यू कितनी है, 6.3, और मिनिमम कितनी है, तो 1.6। ये रफनेस वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है इस सिंबल्स के अंदर। मैक्सिमम 1.6, सॉरी 6.3, और मिनिमम कितनी है, तो 1.6। यहाँ पे वो इस तरीके से दर्शाई गई है। सो ये ध्यान में रखना है कि सरफेस फिनिश जो है, ये सरफेस फिनिश मेथड्स अलग अलग तरीके से क्या किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। जैसे कि बाय कंपैरिजन इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर उनको कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद वहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा सरफेस अच्छा है। उसमें से पहला है कि जैसे टच, मतलब स्पर्श करके हम लोग चेक कर सकते हैं सरफेस के फिनिश को। दूसरा है आंखों के ज़रिए इंस्पेक्शन करके। तीसरा है स्क्रैच टेस्ट करके। चौथा जो है ये माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन करके, माइक्रोस्कोप के नीचे देख के। फिफ्थ नंबर जो है ये सरफेस का फोटोग्राफ लिया जाएगा और उससे चेक किया जाएगा। फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर जो है ये माइक्रो इंट्रोमीटर जो होता है, इंटरफेरोमीटर, उसके द्वारा जो सरफेस टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लाया जाता है, माइक्रो इंटरफेरोमीटर, उसके थ्रू चेक किया जाता है। 7 नंबर में वॉलॉक सरफेस डायनोमीटर के द्वारा उसको चेक किया जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो 8 नंबर में है रिफ्लेक्टिव लाइट सेंसिटिविटी या इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टिव लाइट इंटेंसिटी, ये जो मेथड है इसके द्वारा चेक किया जाता है। इसके अंदर कुछ डायरेक्टली मेजर किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, और
सरफेस की एक्यूरेसी बताई जाती है, जैसे कि स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट, प्रोफाइलोमीटर, टम्बलिंसन सरफेस मीटर, टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ। ये तो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग सरफेसेस को चेक कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर सरफेस फिनिश टर्म्स क्या है, सरफेस फिनिश क्यों की जाती है, उसके सिंबल्स क्या है, वो सिंबल्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये सीख लिया। आगे इसी के बारे में हम लोग और दूसरी जानकारी हासिल करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेसन रहेगा उसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।